तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2023 में रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी को, जिसका नाम है मंगलवारम। ये एक बहुत ही बढ़िया मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसमें एंड तक हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर कातिल कौन है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में रवि नाम का एक लड़का आधी रात के समय माता महालक्ष्मी के मंदिर में काजल लेने के लिए जाता है और अगली सुबह वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सेलू से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए महालक्ष्मी के मंदिर से काजल लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम काजल लगाकर और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। इसके बाद ये दोनों बच्चे हंसते खेलते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेलू अपनी नानी के साथ रहती है, क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सेलू की सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, जिसकी वजह से उसके पापा उसे उसकी नानी के पास छोड़कर चले गए थे। लेकिन आज सेलू बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पापा और सौतेली माँ उसे लेने के लिए आए हुए थे। सेलू के पिता उसकी नानी से कहता है कि अगर आप सेलू के नाम की जमीन हमारे नाम कर दे तो हम सेलू को अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन सेलू की नानी उन्हें साफ साफ मना कर देती है, जिसकी वजह से सेलू के पिता उसे लिए बिना ही गुस्से में वहां से चले जाते हैं। और ये सब देखकर वो बहुत उदास हो जाती है और महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर रोने लगती है। और तभी वहां पर रवि आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। इस पर सेलू उसे बताती है कि उसके पापा उसे लिए बिना ही चले गए और रवि उसे संभालता है। और इसके बाद वो दोनों महालक्ष्मी के मंदिर में दिया जलाते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। तभी वहां पर रवि का पापा आ जाता है और किसी वजह से रवि को मारने लगता है और रवि गुस्से में अपने पापा को धक्का मारकर वहां से भाग जाता है। और रवि के जाने के बाद उसका पापा सेलू को गलत तरीके से छूता है और उससे कहता है कि तुम आजकल घर पर क्यों नहीं आती। और इस सीन को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रवि का पिता बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। उसी रात रवि के घर में आग लग जाती है, जिसमें रवि और उसका पिता जलकर मारे जाते हैं, जिसकी वजह से सेलू पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि रवि के सिवा उसका कोई दोस्त नहीं था। इसके बाद 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर गाँव के सभी आदमी एक दीवार को देख रहे थे, जिस पर किसी ने ये लिख दिया था कि श्यामला के पति का डैनियल की बीवी के साथ नाजायज संबंध है। और जैसे ही ये बात डैनियल को पता चलती है, वो गुस्से में आग बबूला होकर अपनी बीवी को मारने के लिए घर की तरफ दौड़ता है और गांव के सभी लोग उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन उन्हें रास्ते में एक कुएं के पास श्यामला के पति और डैनियल की बीवी की लाश मिलती है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने जहर खाकर सुसाइड की है। और गांव वालों का मानना था कि इन दोनों के नाजायज संबंध के बारे में सारे गांव के लोगों को पता चल चुका था, तो शायद उन्होंने बदनामी की वजह से आत्महत्या की होगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये था कि दीवार पर इन दोनों के बारे में लिखा किसने था। इसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और इस एरिया की नई सब इंस्पेक्टर माया दोनों डेड बॉडीज की जांच करने लगती है। और फिर वहां पर वासु नाम के एक फोटोग्राफर को बुलाया जाता है, जो कि पुलिस के कहने पर वहां की फोटोज लेने लगता है। वासु भी इसी गांव का रहने वाला था। खैर, इसके बाद माया डैनियल से पूछताछ करने लगती है और डैनियल उसे बताने लगता है कि कैसे किसी ने इन दोनों का नाम गांव की दीवार पर लिख दिया था और फिर ये दोनों इस हालत में मिले। और उनकी बातें सुनकर वासु भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, मानो वो इस केस के बारे में कुछ जानता हो। खैर, फिर माया कांस्टेबल से इन दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कहती है, लेकिन गाँव वाले उन्हें ऐसा करने से रोकने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी करना है उसके लिए पहले हमारे जमींदार प्रकाश बाबू से परमिशन लेनी होगी। तभी प्रकाश भी दारू पीते हुए मर्डर वाली जगह पर पहुंच जाता है और माया उससे कहती है कि हमें पोस्टमार्टम के लिए इन दोनों की लाश को ले जाना होगा, क्योंकि उसे शक है कि इन दोनों का कत्ल किया गया है। लेकिन प्रकाश का भी बाकी गाँव वालों की तरह यही मानना था कि इन दोनों ने बदनामी की वजह से आत्महत्या की है और वो पुलिस वालों को डेड बॉडीज को ले जाने से मना कर देता है। जिसके बाद माया को ना चाहते हुए भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखना पड़ता है कि इन दोनों ने सुसाइड किया है और पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। इसके बाद इन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और इस दौरान हम एक मास्क वाले इंसान को देखते हैं, जो कि किसी की चिता को आग दे रहा था। अब अगले दिन हम गाँव में काशीराज नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान था और उसका पुली नाम का एक अंधा दोस्त भी था। और पुली काशीराज के सामने ही उसे ठरकी बोल देता है, जिसकी वजह से वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहां से एक डॉक्टर गुजरता है और काशीराज पुली को बताता है कि डॉक्टर अपनी बेटी की डेथ की वजह से आजकल थोड़ा परेशान है, लेकिन वैसे वो बड़ा ही रंगीन मिजाज इंसान है और सबको पता है कि इसने 1 साल पहले क्या किया था। फिर हम उसी डॉक्टर को एक छोटी बच्ची का इलाज करते हुए देखते हैं
और वो उस बच्ची के माता पिता से कहता है कि इसका इलाज शहर के बड़े हॉस्पिटल में करवाओ, और साथ में वो उन्हें बच्ची के इलाज के लिए अपनी जेब से कुछ पैसे भी दे देता है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ गुर्जा के घर में इनविटेशन देने जाता है, और यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़का और गुर्जा की बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो दोनों गुर्जा से डरते हैं। और तभी वहाँ पर गुर्जा आ जाता है और वो लड़का उसे कल के फंक्शन का इनविटेशन देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन फंक्शन में सब गांव वाले खाना खा रहे थे और वो लड़का भी सबको खाना खिला रहा था जो कि गुर्जा की बहन से प्यार करता है। और वो गुर्जा को बात करते हुए सुन लेता है कि उसे शक है कि वो सब दीवार पर वासु ने लिखा होगा, क्योंकि पिछले साल ही श्यामला के पति का उससे झगड़ा हो गया था और वासु ने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। और वो लड़का ये सब सुनकर वासु को बता देता है, जिसकी वजह से वासु और गुर्जा का झगड़ा हो जाता है और देखते ही देखते सारे गांव वाले आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर प्रकाश की बीवी राजेश्वरी देवी आ जाती है और उसका नेचर प्रकाश से बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि जहां प्रकाश हर वक्त शराब के नशे में रहता था और भगवान को नहीं मानता था, वहीं राजेश्वरी हमेशा भगवान की पूजा में लगी रहती थी और वो गरीबों की बहुत मदद भी किया करती थी, जिसकी वजह से सारे गांव वाले उसकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे और उसे देवी का दर्जा दिया करते थे। और उसे देखते ही सारे गांव वाले लड़ाई बंद कर देते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद हम मंदिर के पुजारी को देखते हैं जो कि अपनी बीवी से कहता है कि मेले की तारीख नजदीक आती जा रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मंदिर में मेला आयोजित करवा सकें। और उसकी बीवी उसे प्रकाश से मिलने की सलाह देती है। अगले दिन पुजारी प्रकाश के पास जाता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश भगवान को नहीं मानता था और इसी वजह से वो पुजारी को बिना पैसे दिए वहां से भगा देता है। लेकिन तभी वहां पर राजेश्वरी आ जाती है और पुजारी को मेले के लिए पैसे दे देती है। दूसरी तरफ माया को गांव के पास से गुजरते समय खेतों में वो मास्क वाला आदमी दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। और इसके बाद गांव में मेला आयोजित किया जाता है और पूरा गांव इस मेले में काफी एंजॉय करता है। अब मेले के अगले दिन एक दूध वाले को फिर से दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसके बाद पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है और काशीराज पुल्ली को पढ़कर सुनाता है कि कृष्णा का सूरी की वाइफ नागमणि के साथ नाजायज संबंध है। और फिर गांव वालों को उन दोनों की लाशें एक पेड़ से टंगी हुई मिलती हैं। इसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और माया सभी से पूछताछ करने लगती है। तभी वहां पर प्रकाश भी आ जाता है और माया उससे कहती है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, बल्कि इन दोनों का कत्ल किया गया है और मुझे शक है कि कातिल इसी गांव का है, जो कि गांव के लोगों के बारे में सब कुछ जानता है। और प्रकाश भी इस बार उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने देता है और फिर माया डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद माया श्यामला के पति और डैनियल की बीवी की लाशों को भी कब्र से निकलवाकर जांच करना चाहती थी, ताकि उन्हें इन मर्डर्स के बारे में कोई क्लू मिल सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों की डेड बॉडीज को कातिल ने पहले ही वहां से निकाल लिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर इन दोनों की डेड बॉडीज पुलिस के हाथ लग गई तो उन्हें उसके खिलाफ कोई सुराग मिल सकता है। दूसरी तरफ सभी गांव वाले महालक्ष्मी के मंदिर में बैठकर ये सोच रहे थे कि आखिर हमारे गांव में ये सब हो क्या रहा है। और यहाँ पर ये दोनों मर्डर्स मंगलवार के दिन हुए थे और गांव का सरपंच कहता है कि मंगलवार तो कल है, इसलिए वो गांव के 10-15 लड़कों को आज रात जागकर गांव में घूमने के लिए कहता है, ताकि दीवार पर लोगों के नाम लिखने वाले आदमी को पकड़ा जा सके। इसके बाद सब लोग गांव में नजर रखने लगते हैं। तभी गुर्जा एक लड़के को देखता है जो कि दीवार पर कुछ लिख रहा था और फिर सभी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो आदमी किसी के हाथ नहीं आता और नदी में कूद जाता है। लेकिन जब वो पानी से बाहर निकलता है तो उसके सामने गुर्जा और गांव वाले खड़े हुए थे और जब गुर्जा उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है तो ये वही लड़का था जो कि गुर्जा की बहन से प्यार करता है और गुर्जा उसे एक ही थप्पड़ में बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि शहर से गांव में लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में कुएं के पास किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो लड़की डॉक्टर को देखते ही कुएं में कूद जाती है और डॉक्टर के मुंह से तभी सेलू का नाम निकलता है। मतलब ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सेलू थी। इसके बाद 18 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम सेलू को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। सेलू के कॉलेज का एक प्रोफेसर सेलू को पसंद किया करता था और शायद सेलू भी उसे पसंद किया करती थी। एक दिन सेलू प्रोफेसर के रूम पर उसके लिए खाना लेकर जाती है और प्रोफेसर उसे अपने दिल की बात बोल देता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब सेलू और उसका प्रोफेसर हर रोज मिलने लगते हैं और रोजाना इंटीमेट होने लगते हैं। फिर एक दिन प्रोफेसर कॉलेज में नहीं आता और जब सेलू उसके रूम पर जाकर देखती है तो वहां पर ताला लगा हुआ था
और अगले दिन सेलू को पता चलता है कि उसके प्रोफेसर ने किसी और से शादी कर ली है और सेलू उससे बात करने के लिए जाती है। तो प्रोफेसर उससे कहता है कि मैं तुमसे बोर हो चुका था, इसलिए मैंने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली और अब मेरा ट्रांसफर भी हो चुका है, इसलिए अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सेलू रोते हुए घर पर आ जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसकी नानी भी अब भगवान को प्यारी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। अब वो दिन भर प्रोफेसर के बारे में सोचती रहती थी और उनके साथ इंटीमेट होने के सपने देखती रहती थी। एक दिन वो नदी के पास बैठकर रो रही थी, तभी उसके पास गांव का एक लड़का आता है जो कि सेलू को बहुत पसंद किया करता था और सेलू को उस लड़के की जगह पर प्रोफेसर नजर आ रहा था। और फिर वो उस लड़के में अपने प्रोफेसर को इमेजिन करके उसी के साथ इंटीमेट होने लगती है। और फिर सेलू का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो अपने प्रोफेसर को इमेजिन करके गांव के बहुत सारे लोगों के साथ इंटीमेट हो जाती है और पूरे गांव के लोग उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। एक दिन जिस फैक्ट्री में सेलू जॉब किया करती थी, वहां का मालिक उसे अपने दोस्तों के साथ गलत काम करने के लिए कहता है, लेकिन सेलू मना कर देती है और फैक्ट्री के मालिक को ही थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद फैक्ट्री का मालिक सेलू के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे बाहर निकाल देता है। अब इतना सब होने के बाद सेलू नदी में कूदकर सुसाइड करने के लिए जाती है, लेकिन उसकी सुसाइड करने की हिम्मत भी नहीं होती और वो घर वापस आ जाती है। अब सेलू पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि वो अपना सब कुछ खो चुकी थी, लेकिन वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी और वो फिर से गांव के लोगों के साथ इंटीमेट होने लगती है। एक दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर प्रकाश के पास सेलू की शिकायत करने चले जाते हैं कि सेलू की वजह से पूरे गांव का माहौल खराब हो रहा है। जिसके बाद प्रकाश गांव वालों को सेलू को लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम सेलू को देखते हैं जो कि आज काफी खुश थी और वो साड़ी पहनकर कहीं जा रही थी, लेकिन तभी वहां पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और सेलू को पकड़कर जबरदस्ती प्रकाश के पास ले जाते हैं, जहां पर प्रकाश सेलू से कहता है कि अब तुम इस गांव में नहीं रह सकती। जिसके बाद सभी गांव वाले सेलू को मारते हुए गांव से बाहर निकाल देते हैं और ये सब देखकर डैनियल की वाइफ और नागमणि बहुत खुश थी और इसका कारण हमें मूवी के एंड में पता लगेगा। अब अगले दिन गांव वालों को खबर मिलती है कि सेलू ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकाला जाता है और गांव का सरपंच कहता है कि हमें सेलू का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, लेकिन श्यामला का हस्बैंड और कृष्ण कहता है कि इतनी मेहनत कौन करेगा, हमें इसकी बॉडी को नदी में फेंक देना चाहिए। और ये सब वो डॉक्टर भी वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था और उन्हें ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर वो लड़का जिसे गुर्जा ने पकड़ा था वो थाने में बैठा हुआ था और वो माया से कहता है कि मैडम मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो दीवार पर अपना और गुर्जा की बहन का नाम लिखने आया था ताकि बदनामी की डर की वजह से गुर्जा उसकी बहन की शादी मुझसे करवा दे। तभी कांस्टेबल माया को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है, जिसे देखकर माया कहती है कि वो मर्डर ही था, लेकिन वो कातिल ये लड़का नहीं है। और कांस्टेबल कहता है कि जब से डॉक्टर ने कुएं के पास भूत को देखा है तब से सारे गांव वाले डरे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि ये सब कत्ल उस भूत ने किए हैं। जिस पर माया कहती है कि ये मंगलवार उस कातिल का आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि इस मंगलवार वो कातिल को पकड़ लेगी, चाहे वो इंसान हो या फिर शैतान। अब मंगलवार से पहली रात फिर से गांव वाले पहरा देने लगते हैं। तभी कोई गुर्जा को आवाज लगाता है कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ है और फिर गांव वाले भागते हुए दीवार के पास आ जाते हैं, लेकिन दीवार पर कुछ नहीं लिखा था और गुर्जा समझ जाता है कि किसी ने हमें जानबूझकर गुमराह किया है ताकि वो गांव की दूसरी दीवार पर कुछ लिख सके। और वो सब लोग फिर गांव की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि दीवार पर कुछ लिख रहा था। तभी वहां पर एसआई माया आ जाती है और डॉक्टर को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ कि तुमने ही कृष्णा और नागमणि को बेहोशी की दवाई देकर मारा था और ये बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हो चुकी है और तुमने सेलू के दिखने की झूठी कहानी भी इसीलिए बनाई थी ताकि लोग तुम पर शक न करें। लेकिन जैसे ही माया डॉक्टर को पकड़ने लगती है तभी वो उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। दूसरी तरफ हम वासु को देखते हैं जो कि अपनी बाइक से कहीं पर जा रहा था और तभी उसे खेतों में से कोई आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे चला जाता है। उधर जब एसआई को होश आता है तो वो खुद को कहीं पर बंधा हुआ पाती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर डॉक्टर कहता है कि सेलू के लिए। जिस पे एसआई कहती है कि अच्छा तो गांव वाले तेरे बारे में सही कह रहे थे कि तेरा और सेलू का कोई चक्कर है। जिस पर डॉक्टर भड़क जाता है और कहता है कि गांव वालों को तो सबके लिए गंदा ही सोचना है, लेकिन सेलू मेरी बेटी की तरह थी। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर डॉक्टर को सेलू एक रोड के किनारे बेहोशी की हालत में मिली थी और फिर डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए उसे अपने घर ले आया था और होश में आते ही सेलू रोने लगती है।
जिसे देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि सेलू की मानसिक हालत ठीक नहीं है और फिर वो उसका ब्लड सैंपल लेकर एक लेडी डॉक्टर से मिलता है, जो डॉक्टर को बताती है कि सेलू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसकी सेक्सुअल डिजायर काफी बढ़ चुकी है और वो चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। फिर डॉक्टर लेडी डॉक्टर से पूछता है कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, जिस पर लेडी डॉक्टर बताती है कि इसकी कोई दवाई नहीं होती क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन अगर ऐसे पेशेंट को किसी का सहारा मिल जाए तो ये पेशेंट अपने आप ही ठीक हो सकते हैं। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर डॉक्टर एसआई को बताता है कि मेरी एक बेटी थी जिसने शादी के 4 साल बाद सुसाइड कर लिया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए सेलू में मुझे अपनी बेटी नजर आती थी और इसीलिए ही मैं उसे बचाना चाहता था। लेकिन मेरा इतना साथ देने के बाद भी सेलू की हालत में ज्यादा सुधार नहीं आ रहा था और एक दिन मेरे पास ऐसा इंसान आया जिससे मिलने के बाद सेलू की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई और वो ठीक होने लगी। मीनवाइल हम वासु को देखते हैं, जो कि आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने मास्क वाला आदमी आ जाता है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में चीता को आग देते हुए देखा था, और वो वासु पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। और फिर हमें मास्क वाले आदमी का पास्ट दिखाया जाता है, और वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि रवि था। जी हाँ दोस्तों, रवि अभी जिंदा था, जो कि डॉक्टर के कहने पर सेलू से मिलने आता है और सेलू को बताता है कि जब मेरे पिता ने तुम्हारे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी तो मैंने उन्हें मारकर घर में आग लगा दी, जिसमें मेरा चेहरा भी जल गया और मैं वहां से भाग गया। लेकिन गांव वालों को लगा कि मैं भी घर में जलकर मर चुका हूँ और तुम भी यही समझती थी, इसलिए मैं ये गांव छोड़कर चला गया। इसके बाद वो कहता है कि सेलू मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिसके बाद हम इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। ये सब देखकर डॉक्टर भी बहुत खुश था और वो कहता है कि कल हम शादी का सामान लेने के लिए शहर जाएंगे और फिर महालक्ष्मी के मंदिर में मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन इससे पहले रवि और सेलू की शादी हो पाती गांव वाले सेलू को गांव से बाहर निकाल देते हैं, और जब रवि और डॉक्टर शादी का सामान लेकर शहर से लौटते हैं तब तक सेलू आत्महत्या कर चुकी थी। और जब कृष्ण ने कहा था कि सेलू की लाश को नदी में फेंक देना चाहिए तो डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। और दोस्तों, जो हमने मास्क वाले आदमी को चीता जलाते हुए देखा था वो इसके बाद का सीन था और वो चीता सेलू की ही थी। खैर, अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर एसआई डॉक्टर से कहती है कि सेलू ने तो आत्महत्या की थी, फिर तुम गांव वालों को क्यों मार रहे हो। जिस पर डॉक्टर एक शॉकिंग बात रिवील करता है। वो कहता है कि सेलू ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसे 6 लोगों ने मिलकर मारा था, जिनमें से 4 लोगों को हम मार चुके हैं और 5वें को मेरा साथी यानी कि रवि मार चुका होगा। मतलब वो 5वां इंसान कोई और नहीं बल्कि वासु था। एसआई डॉक्टर से पूछती है कि वो छठा आदमी कौन था, और यहाँ पर डॉक्टर एक ऐसे इंसान का नाम लेता है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता, और वो नाम है गांव के जमींदार प्रकाश की बीवी राजेश्वरी देवी। जी हाँ दोस्तों, राजेश्वरी देवी। ये सब बातें बाहर बैठा हुआ प्रकाश भी सुन रहा था, और फिर वो सीधा अपने घर जाकर राजेश्वरी को मारने लगता है। लेकिन तभी राजेश्वरी उसके पेट में एक चाकू घोंप देती है, लेकिन प्रकाश उसे दूर फेंक कर मारता है और फिर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर पता चलता है इस मूवी की असली कहानी का। असल में एक दिन सेलू कहीं पर जा रही थी, तभी उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और वो उनसे बचने के लिए प्रकाश की हवेली में छुप जाती है, और वहां पर वो देखती है कि वासु का राजेश्वरी देवी के साथ नाजायज संबंध है। और जब सेलू वहां से भागने लगती है तो राजेश्वरी उसे देख लेती है, जिसके बाद राजेश्वरी के कहने पर कृष्ण, नागमणि, वासु और उसके साथी मिलकर प्रकाश को सेलू के खिलाफ भड़काने लगते हैं, ताकि वो सेलू को इस गांव से बाहर निकाल सके और फिर उसे जान से मार सकें। और होता भी ऐसा ही है। प्रकाश सेलू को गांव से बाहर निकाल देता है और फिर वो सब मिलकर उसे जान से मार देते हैं। और ये सब जानने के बाद प्रकाश राजेश्वरी को छत से नीचे फेंक देता है और फिर उसे जिंदा जलाकर मार देता है। और तभी वहां पर डॉक्टर भी आ जाता है, जो कि राजेश्वरी को मारने के लिए ही आया था, लेकिन वो देखता है कि प्रकाश ने पहले ही उसे जिंदा जला दिया है। अब सेलू के कातिलों को मारने के बाद रवि भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। और अगली सुबह प्रकाश एसआई को बताता है कि गांव में लोगों को मरता हुआ देखकर मेरी बीवी ने अपने आप को आग लगाकर खुद को माता को समर्पित कर दिया। और माया सारी सच्चाई जानते हुए भी सेलू को इंसाफ दिलाने के लिए सब हत्याओं को सुसाइड का नाम देकर केस बंद कर देती है। इसके बाद प्रकाश की मरहम पट्टी करते वक्त डॉक्टर उससे पूछता है कि आपने अपनी बीवी की सच्चाई गांव वालों से क्यों छुपाई, जिस पर वो कहता है कि अगर मेरी बीवी की सच्चाई गांव वालों के सामने आ जाती तो उनका भगवान से भरोसा उठ जाता, क्योंकि राजेश्वरी के लिए लोगों की नजरों में माँ का दर्जा था। इसके बाद प्रकाश डॉक्टर से पूछता है कि तुम और रवि तो सेलू के मर्डर वाले दिन गाँव में थे ही नहीं, तो फिर तुम्हें कातिलों के नाम कैसे पता चले। और यहाँ पर आता है कहानी में एक और ट्विस्ट।
असल में पुल्ली जो कि काशीराज के साथ घूमता रहता था वो अंधा था ही नहीं। वो तो बस अंधा होने का नाटक करता था ताकि लोग उसे मासूम समझें और उसे कुछ खिलाते पिलाते रहें। और एक दिन जब पुल्ली कुएं के पास बैठकर दारू पी रहा था तो उसके सामने ही उन लोगों ने सेलू को मारा था और उसने ही ये सब डॉक्टर को बताया था। और मूवी की एंडिंग सीन में हम कुएं के अंदर सेलू और रवि की आत्मा को देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मंगलवारम मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।